तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो आपका 16 नंबर चैप्टर है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका पार्ट 1 मैंने चैनल पर डाल दिया था और जो पार्ट 2 है थोड़ा सा लेट आ रहा होगा, 2 से 3 दिनों बाद आ रहा, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो अब दोस्तों आपका ये वीडियो लगातार ही आना है। तो अब देखिए, यहाँ पर थ्योरी मैंने पढ़ा रहा था आपको, तो देखिए कहाँ तक थ्योरी हो गई थी पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका देखिए जो यहाँ तक है आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। इसके आगे जो क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है, यहाँ से हम लोग को शुरू करना था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से। यदि आप मैथ के वीडियो चाहते हैं तो मैथ के वीडियो के लिए हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर सर्च कीजिए अनिल जी टेक्नो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। तो मैथ की वीडियो यहाँ पर मिलेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको अनिल स्टडी सेंटर पर मिलेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी का अभी लाइक कीजिए। अब हम लोग देखते हैं आपका क्रांतिक कोण होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। जैसे गाइस आप मान लेते हैं ये आपका दिया गया है, ये आपका अभिलंब है ये वाला। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला हम लोग मान लेते हैं सघन, ऊपर वाला सघन मान लेते हैं और नीचे वाला आपका हम लोग विरल मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण। देखिए ये आपका इधर आया तो ये आपका आपतन कोण हो गया, जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। मतलब कि जो आपका अपवर्तन कोण है वह क्या हो जाए, ये आपका 90 एंगल हो जाए। ये ऐसे जाने की बजाय क्या हो जाए, सॉरी गाइस, ये आपका जब भी आपका सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। तो क्या हो जाए, ये ऐसे जाने की बजाय ये 90 पर हो जाए। तो ये आपको बताया कि जब ये आपका 90 हो जाएगा, जिस कंडीशन में होगा, तो उसके लिए जो आपका ये कोण बनता है वह आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। आप स्क्रीन पर दोस्तों फिगर भी देख पा रहे होंगे, एक में आपको सिंपल दिखाया गया, दूसरे में क्रांतिक कोण दिखाया गया, तीसरे में आपको यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाया गया। तो आगे आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण क्या होता है, जो आपका आपतन कोण होता है, आपतन कोण की ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपका जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान है वह 90 हो जाए। जब आपका ये वाला 90 हो जाएगा तो आपका जो ये वाला कोण होगा आपतन कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आपका फार्मूला होता है, देखिए डी एन आर का मतलब क्या हुआ, डी एन आर। तो इसको मैंने बताया था, आर का मतलब क्या हुआ, ये आपका विरल माध्यम का क्या हो गया, अपवर्तनांक, सापेक्ष किसके, सघन माध्यम के। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक तो एन आर हो गया, और उसके बाद सापेक्ष किसके है, सघन माध्यम के। तो ये आपका डी एन आर हो गया। तो ये क्या होता है आपका साइन सी अपॉन साइन 90। सी हो गया आपका यहाँ पर क्रांतिक कोण, साइन 90 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, आर एन डी निकालेंगे। जब यहाँ पर आप सघन के अभी आपका सघन के सापेक्ष था, अब विरल के सापेक्ष जब निकालेंगे तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा। और आपको पता है वायु तथा कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग कितना होता है, 42 डिग्री होता है। विरल वायु तथा कांच के लिए आपको जो क्रांतिक कोण का मान होता है लगभग कितना होता है, 42 अंश होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ओर। देखिए क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका। तो यहाँ पर लिखा है जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, तो आप सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर बढ़ेंगे, तो जब भी कोई प्रकाश किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम के पृथक इकाई तल पर आपतित होकर उसी सघन माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है इसका नाम ही परावर्तन है। तो इसमें क्या होता है, वो अपवर्तन के लिए जाती है, लेकिन क्या होता है एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके कारण वो अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाती है, मतलब कि उसी तल में वापस आ जाती है। तो इस घटना को यहाँ पर क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्क्रीन पर फिगर दिख रहा होगा, तो वहाँ पर जो आपका तीसरा नंबर फिगर है वह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं जैसे कि ये आपकी प्रकाश किरण गई, तो इसको क्या होता है, जाना आपको इधर होता है, लेकिन क्या होता है ये इधर जाने के बजाय ये अगर इधर चली गई तो ये आपका हो जाता है क्रांतिक कोण। और यदि आपकी थोड़ा सा और इधर हो गई, मतलब कि 90 से और आपकी आगे बढ़ गई, तो ये आपका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका जो अपवर्तन कोण का मान होता है वह क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। तो यही इसका कहने का मतलब है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन भी देखिए, प्रकाश सघन से विरल में आपतित होना चाहिए। आपको जो प्रकाश है वह सघन से विरल में जाएगा तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जो आपका आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। जैसे कि आप चित्र पर देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, इस तरह आपका ये चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए
आपका इस तरह का अपतन कोण होता है। तो ये आपका यहाँ से जाना चाहिए और क्रांतिक कोण आपका थोड़ा सा इधर होता है। और यहाँ पर जब आपका ये वाली कंडीशन आएगी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तो और अधिक हो जाएगा। तो वही है, आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। तो यदि आपकी, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँ मैं यहाँ पर, यदि आपका यहाँ पर से क्रांतिक कोण बन रहा, क्रांतिक कोण यदि यहाँ से जाके और आपकी प्रकाश किरण इधर की ओर आई तो ये 90 एंगल बना रही है, तभी आपका क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। और यही आपकी थोड़ा सा और एंगल बढ़ जाए, ये वाला आपका एंगल इधर हो जाए और तब ये वाला आपका इधर हो जाए, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रांतिक कोण का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे कि आप चित्र पर देख पा रहे थीटा सी जो आपको दिख रहा है वह आपका क्रांतिक कोण है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण में क्या है, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। कांच में जो आपकी पड़ी दरारें होती हैं वो चमकती हैं, किस कारण चमकती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकती हैं। पानी में डूबी कांच की नली का चमकना, यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका, जल में वायु के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, और यहाँ पर आपका आदि घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित हैं। तो ये आपकी जो सारी घटनाएं होती हैं क्या होती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो आपकी मृग मरीचिका होती है, जैसे कि मरुस्थल में आप देखते होंगे, या फिर आप भीषण आपकी गर्मी होती है, आप रोड पर जैसे कि जा रहे हो और आपका कोई पेड़ खड़ा हो तो आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि नीचे जल का जो तालाब सा है वहाँ पर, और आपको परछाई दिखती है। तो वह आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, आप जो फिगर पर आप एक और आपका फिगर आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर यहाँ पर आपका सूरज है और एक आपकी आँख बनी हुई है और आपका एक पेड़ बना हुआ है। तो देखिए जब भी आपको पता है कि जैसे कि रेगिस्तान लेते हैं हम लोग, रेगिस्तान में क्या होता है आपका कि नीचे क्या होती है, आपकी बालू होती है, नीचे आपकी रेत होती है, बालू होती है। और आपको पता है कि रेत क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है आपके दिन के समय में, दोपहर के समय में। और ऊपर जब आपकी नीचे वाली रेत गर्म होगी तो यहाँ की जो वायु होगी वह भी क्या होगी, हॉट होगी, गर्म होगी। और जो इसके ऊपर वाली, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ की जो वायु होगी क्या होती है, ठंडी होती जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर वायुमंडल में बढ़ते जाएंगे तो आपकी क्या होगी, जो कोल्ड होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपका रेत है तो यहाँ पर आपका वायु क्या होगी, गर्म होगी। ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वायु होगी किस अवस्था में होगी, ठंडी होगी थोड़ी नीचे के मुकाबले। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, ठंडी होगी। तो आपको पता है कि जहाँ पर आपका गर्म ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपका कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। जहाँ आपका ठंडा होता है वहाँ क्या होता है, सघन माध्यम होता है। तो ये आपको पता हो गया। तो आपको पता है जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, अविलंब से दूर हटती जाती है। सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती जाती है। तो यहाँ पर ही दोस्तों वही चीज़ होती है कि देखिए जैसे कि आपका यहाँ पर चित्र में कई परत दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर पहले जब आपकी सूर्य की प्रकाश जब आपकी पेड़ पर पड़ती है, जब आपका सूर्य का प्रकाश पेड़ पर पड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, पहले क्या होगा, सघन से आ रहा है तो अविलंब से दूर हटेगा, थोड़ा दूर हटेगा। फिर और दोस्तों जब दूसरी कंडीशन, फिर और दूर हटेगा, फिर क्या होगा, और दूर हटेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वह क्या होगा कि पूरी तरह परावर्तित हो जाएगा, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना का पालन करेगा। वहाँ पर जो आपका आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो जब ये आपकी घटना होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाती है, और जब यही आपकी प्रकाश के मनुष्य की आंख पर पड़ती है परावर्तित होकर, तो आपको ऐसा लगता है कि नीचे जल का तालाब है। वही दोस्तों इस चीज़ इसमें लिखा हुआ देखिए क्या है कि मरुभूमि से संबंधित जब गर्म जमीन के समीप हवा गर्म रहती है और ऊपर की ओर ठंडी होती है, यही सब आपका लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए जैसा कि लिखा है, जब यह परत क्रांतिक कोण के बराबर पर कोण पर अंत में नहीं मिलती है, मतलब कि जो आपकी किरण है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, बराबर पर नहीं मिलती मतलब कि ज़्यादा हो जाए, तो आपकी घटना क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। जब यही आपका अपवर्तन के बाद किरण आँख पे प्रवेश करती है तो पेड़ का उल्टा काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जो आपका पूरी तरह काल्पनिक होता है। वह आप जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो वह आपका खत्म होता जाता है, और जैसे आप पेड़ के पास पहुँचेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा वहाँ पर, जो भी आपका यहाँ पर तालाब वगैरह दिख रहा था। तो ये होती है आपकी मृग की मरीचिका। यदि आपने हमको अच्छे से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे, यदि आप बुक वाली लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। अब दोस्तों देखिए मैंने आपको फिगर भी दिखा दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रिज्म की ओर। प्रिज्म क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है, जैसे कि आपका कांच होता है, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, अर्थात किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि ये आपका दो समतल पृष्ठ हैं, इनके बीच दोस्तों जो भी पारदर्शी माध्यम होता है वह आपका क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। तो ये आपका एक प्रिज्म होता है।
तो यही आपका प्रिज्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रकाश का विक्षेपण होता है और काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको आगे जानने को मिलेंगी। तो ये आपका प्रिज्म हो जाता है। तो प्रिज्म में सिंपल सा है, ये आपका कांच दो पारदर्शी माध्यम होते हैं, मतलब कि आपकी प्रकाश किरण आर पार हो जाए, इसीलिए इसको पारदर्शी बोलते हैं। तो पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म बोलते हैं, और इसके बीच जो आपका कोण बनता है वह आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। तो ये हो गया। अब देखिए विचलन कोण तथा विचलन कोण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, प्रिज्म पर कोई भी प्रकाश किरण आपतित हुई तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का विचलन कहते हैं। आपको पता है जब भी आपकी आपतित होगी तो उसमें कुछ अपवर्तन होगा, अपवर्तन के कारण वह क्या होती है, विचलित हो जाती है, और जब यही होता है ये आपका विचलन हो जाता है। और आपतित किरण और निर्गत किरण, जो आपकी आपतित किरण होती है जो आपकी गिरती है और जो आपकी बाहर निकलती है, उसके बीच आपका जो कोण बनता है वह आपका क्या कहलाता है, प्रकाश किरण का विचलन कोण कहलाता है। यदि हो सकेगा तो आपको साइड पे फिगर भी दिख रहा होगा, यदि मुझे मिल गया होगा कहीं से तो मैंने आपको दिखा दूंगा, नहीं तो आप ऐसे समझिए कि आपकी जो प्रकाश की आपतित किरण है, जो आपकी निर्गत किरण है, उसके बीच जो आपका कोण बनता है वह आपका क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। और इसका मान आपतन कोण प्रिज्म के जो आपका इसका मान होता है किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर, प्रिज्म के पदार्थ पर, ताप तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो आपका विचलन कोण का मान होता है किस पर निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे आपतन कोण पर, प्रिज्म के पदार्थ पर, ताप और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो ये आपका विचलन कोण हो गया। अब देखिए जो आपका किसी प्रिज्म का आपका कोण, यदि प्रिज्म का कोण जैसे कि ये वाला जो कोण होता है वह आपका ए दिया गया है, और जो आपका अल्पतम विचलन कोण मान लेते हैं आपका डेल एम दिया गया है। तो यहाँ पर आपका अपवर्तनांक का फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2, और आपका पूरे के अपॉन में साइन ए बाई 2 जो आपका प्रिज्म का कोण होता है। प्रिज्म का कोण क्या होता है, दो प्रिज्म यदि आपके झुके हुए रखे जाएं तो उनके बीच जो कोण बनता है वह आपका प्रिज्म कोण कहलाता है, वह आपको ए से डिनोट करना होता है। जो आपका अल्पतम विचलन कोण होता है वह आपका डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, और अपवर्तनांक का फार्मूला ये होता है। इसको आपको लर्न कर लेना है, आपका आगे जो न्यूमेरिकल होंगे इनमें आपका यूज होने वाला है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया है आपका प्रकाश का विक्षेपण। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, किसी पारदर्शी माध्यम के गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की जो आपकी क्रिया होती है आपको क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। तो क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई भी श्वेत प्रकाश किरण जब आपके प्रिज्म पर पड़ती है तो क्या होती है, वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, मतलब कि जो उसके अवयव होते हैं जिन रंगों से मिलकर बनी होती है, तो आपकी श्वेत प्रकाश किरण आपकी विभाजित हो जाती है। 7 रंग होते हैं, विबग्योर होते हैं, तो इन रंगों में ये विभाजित हो जाती है। और आगे लिखा ऐसा जो आपका विभिन्न वर्णों में भिन्न भिन्न विचलनों के कारण होता है। जो आपकी एक क्रिया होती है क्यों होती है, क्योंकि आपका वहाँ पर विचलन होता रहता है, तो विचलन के कारण ये आपकी क्रिया होती है। और यहाँ पर प्रत्येक जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी चाल भिन्न भिन्न होती है। तो ये आप, क्योंकि आपको पता है तरंग दैर्घ्य प्रत्येक रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अलग अलग वैल्यू होगी, तो इसलिए इसका मान भी भिन्न भिन्न होता है। तो आपका प्रकाश का विक्षेपण है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपकी कोई प्रकाश की किरण ये आपकी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाके क्या हुआ, ये विचलित हो गई, तो आपकी इधर गई, फिर जब आपकी इस वाले पृष्ठ पर पड़ी तो इधर की ओर विचलित हो गई, तो इस तरह आपकी विचलित हो जाती है। और आपका ये क्या होता है, विबग्योर के रूप में लिखा जाता है। आपका जितना नीचे जाएंगे उतना ही आपका अपवर्तनांक और आपका प्रकीर्णन अधिक होता है, और जितना ही आप ऊपर जाएंगे उतना ही आपका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो ऊपर से आपकी तरंग दैर्घ्य होती है और नीचे से आपका क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका प्रकीर्णन और अपवर्तनांक अधिक होता जाता है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म से निकलने पर चित्रानुसार प्रकाश के 7 रंग होते हैं। ये आपका विबग्योर दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे और इनको विबग्योर की सहायता से याद कर सकते हैं, विबग्योर। तो ये आपकी हो गई। अब देखिए यहाँ पर विबग्योर का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि विबग्योर की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, जो आपके रंग दिए होते हैं 7, तो इनका अलग अलग दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, परंतु सभी रंगों का जो चाल होती है वह क्या होती है, एक समान होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो चाल होती है सभी की एक समान होती है, बस इसकी जो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू वह आपकी अलग होती है। लाल की आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इस तरह जो टोटली आपकी सारणी दी गई है इसको पढ़ लेंगे। आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है कि जो आपका नीला रंग होता है उसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 5000 से 4800 एंगस्ट्रॉम के बीच। हरा रंग की कितनी होती है, 5700 से 5000 के बीच।
कुछ इस तरह आपको बताना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वस्तुओं के रंग क्या होते हैं, कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर आपतित प्रकाश किरण में से वह किन रंगों को अवशोषित कर लेता है। देखिए जैसे कि आपकी कोई भी वस्तु है, यदि वह आपकी कई आपके रंग आ रहे हैं, मान लेते हैं उसने लाल को अवशोषित कर लिया, मान लेते हैं हरे को अवशोषित कर लिया, लाल को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, तो जो आपका परावर्तित होगा वही आपको वस्तु को कलर दिखेगा। तो वह आपको जैसे लाल परावर्तित हो लाल आपको दिखेगा, और हरा अवशोषित हो गया तो हरा आपको कलर वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर आपतित प्रकाश में वह किन रंगों को अवशोषित कर लेता है तथा किन रंगों को परावर्तित या संचित करता है। सूर्य के प्रकाश में दिखाई देने वाली वस्तु के रंग को उसका प्राकृतिक रंग बोलते हैं, नेचुरल कलर बोलते हैं। किसी वस्तु का रंग उस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको सूर्य वाला जो लॉजिक में आपको बताता हूँ, जैसे कि आप कभी कभी किसी आप लाइट के सामने जाते तो वहाँ पर आपके कपड़ों का जो कलर होता है वह चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो रियल कलर होता है वह आपका परावर्तित ना हो कि कोई आपका दूसरा कलर परावर्तित होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वहाँ पर कलर चेंज होता है। लेकिन जो आपका सूर्य के कलर पे जो आपको जो कलर दिखाई देगा आपके कपड़ों का, वस्तुओं का, तो क्या होता है वह आपका नेचुरल कलर होता है, वह आपका प्राकृतिक कलर होता है उस वस्तु का। तो वह यहाँ पर आपको बोला है वस्तु के रंग के बारे में। अब यहाँ पर अपारदर्शक वस्तु के कुछ रंग के बारे में बोला गया। देखिए क्या है यहाँ पर आपका, जब किसी रंगीन अपारदर्शक वस्तु पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वस्तु उस प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है तथा कुछ परावर्तित कर देती है। श्वेत प्रकाश का जो रंग परावर्तित होता है वही वस्तु का रंग होता है। जैसा कि मैंने भी आपको आगे बताया, जो आपका परावर्तित होगा वही आपका वस्तु का रंग दिखता है। उदाहरण के लिए लाल रंग की वस्तु स्पेक्ट्रम के लाल रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी को अवशोषित कर लेते हैं। जब जिसको अवशोषित कर लेगी वह आपके रियलिटी में कलर नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपका लाल ही दिखेगा, क्योंकि वह लाल को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। हरे रंग के प्रकाश में लाल रंग की वस्तु संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। यदि आपका हरे रंग के प्रकाश है तो उसमें लाल रंग की वस्तु है तो क्या होगा, संपूर्ण क्या होगा, अवशोषित हो जाता है। तो वहाँ पर जब सभी आपका लाल रंग है वह आ रहा, वह भी अवशोषित हुआ जा रहा है, तो वहाँ पर आपको कोई भी कलर नहीं बचा, तो वहाँ पर क्या दिखेगा, काला प्रतीत होता है, वस्तु आपकी काली सी प्रतीत होती है। तो ये कहने का मतलब था। उम्मीद है दोस्तों ये आपका अपारदर्शक वस्तुओं का जो रंग होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अब देखिए यहाँ पर आपका पारदर्शक वस्तुओं के रंग के बारे में बोला गया है। जिस रंग की किरणें पारदर्शक वस्तुओं में होकर अपवर्तित हो जाती हैं वही रंग वस्तु का रंग होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी आपकी पारदर्शी वस्तु दी है, मतलब कि आपकी प्रकाश किरण इधर से एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर जा रही है, तो वहाँ पर जो आपका कलर अपवर्तित हो जाएगा, मतलब कि एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा, वही आपका वस्तु कलर दिखेगा। जो आपका नहीं जा पाएगा वह आपका उधर नहीं दिखेगा। जैसे कि मान लेते हैं आपका पीला लाल दिया गया है, तो ये आपकी दोनों प्रकाश किरणें गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, पीला आपका नहीं गया उस पर और लाल चला गया, तो आपकी जो कलर होगा वस्तु का वह क्या होगा, लाल ही होगा। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब था। ये आपका पारदर्शक में हो गया, और अपारदर्शक में क्या होता है, जो आपकी परावर्तित हो जाती है, और इसमें क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। तो उम्मीद है ये दोनों आपको लॉजिक समझ में आ गए होंगे। पारदर्शक में आपका अपवर्तित होता है और यहाँ पर आपका क्या होता है, परावर्तित होता है कलर। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ मूल रंग दिए गए, मूल रंग प्राइमरी कलर्स, और कुछ यहाँ पर आपके सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो वह क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका लाल, हरा, नीला मूल या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ये रंग किन्हीं दूसरे रंगों को मिलाकर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यदि आप लाल रंग की बात करें, लाल और हरा और नीला, ये रंग आप कभी भी किन्हीं दो रंगों को मिलाकर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये आपके प्राथमिक कलर हैं, ये आपके कलर होते ही हैं। मतलब यदि आप कोई दो रंगों को मिला के सोचें कि ये बना लिया जाए तो ऐसा बिल्कुल असंभव है। और इन तीन मूल या प्राथमिक रंगों को विभिन्न अनुपात में मिलाकर अन्य सभी रंग बनाए जाते हैं। इन तीनों प्राथमिक रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है। यदि आप तीनों को मिला दें तो आपका रंग कैसा हो जाता है, श्वेत रंग हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है लाल हरा मिलाने पर आपको पीला मिलता है, और यहाँ पर आप लाल नीला मिलाते हैं तो आपको मैजेंटा बैंगनी कलर मिलता है, नीला हरा मिलाते हैं तो आपको मयूर नीला मिलता है। जैसा कि चित्र में आपका रंगों के मिश्रण इधर आपका दर्शा के आप देख सकते हैं। तो ये आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, इनको आप किसी भी अन्य कलर्स को मिला के नहीं बना सकते हैं। जो आपके सेकेंडरी कलर्स होते हैं ये क्या होते हैं, आप किन्हीं दो रंगों को मिला के इनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है जो आपके मतलब कि सेकेंडरी कलर्स होते हैं वह क्या होते हैं, आप लाल नीलों को मिला देंगे तो आपको कोई कलर मिल जाएगा, तो वह आपके सेकेंडरी कलर बन जाएगा जो आपका बनेगा। लाल और जैसे हरा मिला दें तो जो आपको कलर बनेगा वह आपका सेकेंडरी कलर होगा। वही यहाँ पर है, दो प्राथमिक रंगों को विभिन्न अनुपात में मिलाने पर जो आपका रंग प्राप्त होता है वह आपके द्वितीयक रंग कहलाते हैं, प्राथमिक रंगों को मिलाने पर। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में है पीला, मैजेंटा तथा
श्यान, मयूर, नीला जो है ये आपके क्या होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। एक होता है आपका कम्प्लीमेंट्री, आपका संपूरक रंग होता है। वह क्या होता है, जिन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उन्हें हम संपूरक रंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कोई दो रंग लीजिए, उनको यदि मिला दें, यदि वह आपका कलर सफ़ेद हो जा रहा है तो वह आपके क्या होते हैं, संपूरक रंग होते हैं, कम्प्लीमेंट्री आपके कलर्स कहलाते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह आपकी थ्योरी हो गई। अब यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि साबुन के जो आपके बुलबुले होते हैं, आप देखते हो कि वहाँ पर आपको रंगीन कलर दिखता है, तो वह क्या होता है, व्यतिकरण के कारण होता है। अब आगे यहाँ पर है स्नेल का नियम, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। वो आपको जो होता है n बराबर साइन आर अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। आगे यहाँ पर निर्वात आपका सबसे विरलतम माध्यम है, इसका अपेक्षिक घनत्व तो शून्य होता है। जो आपका निर्वात होता है वहाँ वह आपका सबसे विरल माध्यम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए आपका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग के लिए आपका जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। यदि आपको जल में वस्तु की गहराई आपको ज्ञात करनी तो 4×3 जल में वस्तु की वास्तविक गहराई होती है, यदि आपको ये आला आपको ज्ञात करना है। आगे यहाँ पर जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका प्रिज्म वाला मैंने आपको बता दिया, विवग्योर से आप याद कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको होता है लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। और यहाँ पर आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फिर है यहाँ पर रंग 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, द्वितीयक, संपूरक। और जो आपके प्राथमिक होते हैं वह आपके कभी भी मिला के नहीं बनाए जा सकते। जो द्वितीयक होते हैं प्राथमिक को मिलाने पर बनते हैं। जो आपके संपूरक होते हैं दो कलर को मिलाने पर यदि आपका सफ़ेद हो जा रहा है तो वह आपका संपूरक कलर कहलाते हैं। तो वह यहाँ पर आपको आगे दिया गया। आगे है इंद्रधनुष की जो उत्पत्ति का कारण है वह क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आपका जो इंद्रधनुष बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य पर आपका निर्भर करता है। आपका जो आपका लैम्डा यदि आपका बढ़ रहा है तो आपका अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम होता है। यदि आपका कहीं पर भी अपवर्तनांक मतलब कि लैम्डा जो आपका तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ रहा है तो आपका जो n होता है अपवर्तनांक उसका मान क्या होता है, कम होता है। एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करा के आपका ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। और यदि आप मैथ की वीडियो चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को भी सब्सक्राइब करें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।